गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में आज हम डे 14 पे काम कर रहे हैं। डे 13 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अपनी हर एक सीरीज में बताया कि 2000 क्वेश्चन की एक पूरी एक सीरीज है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी रेलवे का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम वेद, जो प्रथम वेद है हमारा कौन सा, ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो जो क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो महर्षि विश्वामित्र द्वारा जो पहला वेद है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, वो किसके द्वारा लिखित है, वो महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट है टीबी रोग के जीवाणु, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो टीबी रोग का जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसने खोजा था इसको, तो टीबी रोग का जो जीवाणु है जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। किसने, रॉबर्ट कॉच ने खोज की थी टीबी के रोग के जीवाणुओं की। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है, इंसुलिन की खोज की गई है फेडरिक ग्रांट बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा, फेडरिक ग्रांट बेंटिक के द्वारा खोज की गई है इंसुलिन की। हेजे के टीके का आविष्कार किया गया है रॉबर्ट कॉच के द्वारा, और चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो अगर टीबी के रोग के जीवाणु आता है या फिर हेजे का आता है, टीबी का रोग के जीवाणु और हेजा दोनों क्या है, दोनों की खोज किसने करी है, रॉबर्ट कॉच ने करी है। इंसुलिन की खोज किसने की है, फेडरिक ग्रांट बेंटिंग द्वारा की गई है। ठीक है, आप बेंटिंग से भी याद रख सकते हैं कि बेंटिंग द्वारा की गई है इंसुलिन की खोज। और अगर चेचक के टीके के बारे में आता है तो इसकी खोज की है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो महावीर स्वामी जो है, जो कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर है, इनका जो चिन्ह है वो क्या है, सिंह। ये क्वेश्चन जो है ये पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है जो महावीर स्वामी जो है, जो 24वें तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर, इनका चिन्ह क्या है। तो इनका चिन्ह है सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है यक्षगान, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो किसके द्वारा लिखित है पोस्ट ऑफिस, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है ये पोस्ट ऑफिस। ठीक है। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है, शोभा डे। और यामा किसकी पुस्तक है, महादेवी वर्मा की। तो पोस्ट ऑफिस किससे संबंधित है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है, शोभा डे। और यामा किसकी पुस्तक है, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिट्रम केकर किसका एक रोग है। तो किसका रोग है सिट्रम केकर, नींबू का रोग है। तो नींबू जो होता है उसका एक रोग है, उसका एक डिजीज है, क्या है, सिट्रम केकस। डिजीज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, डिजीज से, आविष्कार से, टीकों से, टीके का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है। यानी कि अगर कैसे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ शब्दों में कि नासिक से आपको बॉम्बे जाना है तो आप किस रास्ते से होकर जाएंगे, कौन सा दर्रे से होकर जाएंगे। तो थाल घाट जो दर्रा है वो नासिक और बॉम्बे के बीच में है। यानी कि बॉम्बे से नासिक जाना हो या नासिक से आपको बॉम्बे जाना हो तो आपको थाल घाट दर्रे से होकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट है 1985 में यूनेस्को द्वारा भारत की किन किन जगहों को शामिल किया गया था। तो 1985 के अंदर यूनेस्को द्वारा भारत की कौन सी जगहों को शामिल किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। कब शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर, 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, 1985 में। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, असम में है। और कब शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में, 1985 में। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका असम में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में।
और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, वो आपका असम में है। तो असम में दो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, असम में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को यूनेस्को की जो लिस्ट है इसमें कब शामिल किया गया था, तो 1985 के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग में लाते हैं। तो जो हम जो यूज करते हैं कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर होता है, तो ये है ग्रेगोरियन, क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो ईसाई कैलेंडर होता है इसको ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं और इसको जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है और मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा ना, जो ऑप्शन में आंसर आएगा वो पहले वाला आएगा कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसको हम वर्तमान में यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है। तो राजधानी का क्या नाम है मणिपुर की, इम्फाल। क्या है, इम्फाल। जो एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना, चाहे वहाँ पे आपकी क्या कहते हैं राजधानी के बारे में बात हो रही हो या उस स्टेट के अंदर कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई क्या कहते हैं झील हो या कोई और चीज़ें हो, कोई जनजाति हो, उनको जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हमारी जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन ही वहीं के केस में होती है। हमें पता नहीं चलता कि मणिपुर है या मिजोरम है, मेघालय है, हमें इन चीज़ें बहुत कंफ्यूज रहती है। ये सबके साथ होता है, राइट। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि ऐसा ना कि पढ़ के भी जाए और ऑप्शन देखे और ऑप्शन में आके फिर आप दोबारा ब्लैंक हो जाए, तो उसका कोई सेंस नहीं है। पढ़ना तो ढंग से पढ़ना, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना, फिर वहाँ टाइम इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर पढ़ोगे फिर उसको अच्छे से पढ़ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप 1 सेकंड के अंदर उसको आंसर कर पाएँ। तो मणिपुर की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी है मणिपुर की, इम्फाल। क्या राजधानी है मणिपुर की, इम्फाल। अगर क्वेश्चन आता है कि तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में ही स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। अगर क्वेश्चन आता है कि कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो कुकी जनजाति जो है भारत के मणिपुर राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन अगर आता है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है, जो लोकटक झील है वो भारत के किस राज्य में है, मणिपुर में है। कहाँ पे, मणिपुर में है। दोबारा से पढ़ते हैं, मणिपुर की जो राजधानी का नाम है इम्फाल। क्वेश्चन अगर आएगा कि तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। और लोकटक झील भी कहाँ पे है, लोकटक झील भी मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो मैंने बोल ही दिया कि दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर है बेसिकली, ठीक है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, आपको ऐसे याद करो, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है जो कि माउंट आबू में है राजस्थान में, वो किस धर्म से संबंधित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान के बारे में बात है तो 2-3 चीज़ें और करते हैं। पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। अन्ना सागर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। राजसमंदर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में। और सांभर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में। दोबारा रिपीट करते हैं, पिछोला झील कहाँ पे है, राजस्थान में। अन्ना सागर झील राजस्थान में। राजसमंदर झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में। और सांभर झील भी कहाँ पे आपका, राजस्थान में ही स्थित है। क्वेश्चन अगर आएगा कि सबसे छोटा अभिलेख जो क्या है, भाबरू अब अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो सबसे छोटा अभिलेख जिसको भाबरू अभिलेख कहते हैं वो भी राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद को कहते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली कहना चाहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, आपका पीसेस में भी पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसके अंदर मंत्रों और बलि के जो समय है उनके अनुपालन, मतलब उनके जो नियम है, मतलब मंत्र का क्या नियम है, बलि का क्या नियम है, तो जो नियम बताया गया है ये किस वेद में बताया गया है। तो किस वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया है। कौन से वेद में,
यजुर्वेद में बताया गया है कि मंत्रों और बलि के समय का अनुपालन के नियमों का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? यजुर्वेद के अंदर किया गया है। एक क्वेश्चन और भी मेरे दिमाग में आ गया इससे, अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिवेद कौन से है या त्रिवेद में कौन सा वेद नहीं आता है, तो अथर्ववेद जो है वो त्रिवेद के अंदर शामिल नहीं होता है। और जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद होता है? तो अथर्ववेद जो है वही जादू टोने से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कौन सी नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है, कैंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं कैंपास घास के मैदान? ये ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं कैंपास घास के मैदान। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्राजील में पाए जाने वाले कैंपास घास के मैदान कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? तो ब्राजील में पाए जाने वाले कैंपास घास के मैदान आपके उष्ण कटिबंध में आते हैं। कौन से कटिबंध में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। लानोज जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में। लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में पाया जाता है, और ये भी एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। जो साउथ अफ्रीका का जो भाग है वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। और ये कौन से घास के मैदान है? कौन से कटिबंधीय घास के मैदान है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर, इसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है। लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं आपके वेनेजुला के अंदर, और इसको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है। वेल्स जो घास के मैदान है ये आपके साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान, और इसको शीतोष्ण कटिबंधीय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, कार्बेट जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा था? यही था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है कि खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसेस में सब क्वेश्चन जरूर आता है कि ये जो कोई किसी मंदिर के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस शैली में बना हुआ है, ठीक है। और वो मंदिर कहाँ पे है, ये ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो अब समझिए कि क्या लेवल होता है कि कोई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ पे है। उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें शैली का पूछ लिया कि वो मंदिर किस शैली में बना हुआ है, या पूछ लिया जाता है कि वो मंदिर किसने बनवाया था, किस वंश के टाइम पे बना है। तो ये जो डीपली वाला क्वेश्चन है ये आपका पीसेस लेवल के अंदर आता है। तो खजुराहो का मंदिर जो है, जो खजुराहो का मंदिर है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है खजुराहो का मंदिर? मध्य प्रदेश में है। किस टाइम पीरियड में बना था या किन्होंने बनवाया था? तो चंदेल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। कौन सी शैली में बना है? ये पंचायतन शैली में बना है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सॉरी, आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। और खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है कि इरातेश्वर मंदिर, ये दोनों कराते हो, इरातेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। इरातेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इरातेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। दोनों मंदिरों को, इरातेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर को चोल शासकों ने बनवाया था, और दोनों के दोनों मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा बोल देता हूँ। जो साउथ इंडिया का जो भाग है यहाँ पे जो मंदिर पाए जाते हैं वो मोस्टली कौन सी शैली में बने होते हैं? द्रविड़ शैली में बने होते हैं। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको साउथ इंडिया से संबंधित पूछा जाए कि ये जो मंदिर है किस शैली में है, और आपको इतना पता है कि ये मंदिर जो है वो साउथ में है, ठीक है, साउथ इंडिया में है, तो आप बेझिझक होकर वहाँ पे द्रविड़ शैली को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो मंदिर तो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था खजुराहो मंदिर को। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली है। इरातेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर दोनों तमिलनाडु में है, चोल शासकों द्वारा बनाए गए थे, और कौन सी शैली में बने हैं? ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधिनियम पास किया गया था जिसके अंदर भारत में पहली बार दो सदन बनाए गए थे, जिसमें से एक सदन था राज्य परिषद और दूसरा सदन था केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम था?
तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। जो बच्चा पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है ना, वो क्या कहते हैं 1947 से पहले के जो अधिनियम है ना, जो ऐसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस अधिनियम से, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने पहले थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि महिलाओं को पहली बार अधिकार कब मिला था, महिलाओं को वोट डालने का पहला अधिकार कब मिला था, किस अधिनियम के अंतर्गत मिला था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही मिला था महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम द्विशासन जो द्विसदनात्मक जो प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा को शामिल किया गया था, तो ये भी जो भारत संविधान शासन अधिनियम है 1919, इसके अंतर्गत ही किया गया था। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडला। क्या है, कैंडला जो है जो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट। क्या है, वॉट। तो अगर पूछा जाए कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडला, दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, और शक्ति का जो एसआई मात्रक वो क्या है, वो है वॉट। ठीक है, एसआई मात्रक दोनों चीज में इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये ग्रुप डी में भी देखा गया है कि क्वेश्चन ग्रुप डी में तो पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि ये इसका एसआई मात्रक क्या है। और पीसेस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, मगर मैचिंग के अंदर आएगा। पीसेस के अंदर फिर 4 ऑप्शन इधर हो गए, 4 ऑप्शन इधर हो गए, आपको मैच करना पड़ेगा। मगर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक कैंडला है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट है। नेक्स्ट है अमार सुनार बांग्ला के रचनाकार कौन है। तो ये अमार सुनार जो बांग्ला है, ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे जनगण मन है, ऐसे ही अमार सुनार बांग्ला है। तो ये क्या है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सुनार बांग्ला। और ये किसके द्वारा रचित है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। ये हम सब जानते हैं कि जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, और अमार सुनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इन दोनों की रचना किसके द्वारा की गई थी, इन दोनों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और इन दोनों की जो रचना की गई थी, ये सर्वप्रथम जो थी वो बांग्ला भाषा में ही की गई थी। ठीक है, याद रखना कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इन दोनों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, और दोनों की रचना जो थी वो सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक है अनब्रेकेबल। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का, अनब्रेकेबल। इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखित है। तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है वो लिखी है मैरी कॉम ने। किन्होंने, मैरी कॉम ने। मैरी कॉम को हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित पुस्तक है अनब्रेकेबल। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है भारत भारती। क्वेश्चन अगर आता है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है, R.K. नारायण। ये क्वेश्चन मैंने देखा था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मैंने ये एग्जाम में देखा था कि R.K. नारायण से संबंधित क्वेश्चन आया था। कि R.K. नारायण से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। आपको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या था। ये जो क्वेश्चन था जब ये एग्जाम में आया था, तो जो उसके जो ऑप्शन थे ना, उसके ऑप्शन ऐसे थे कि ये बहुत रेयर बंदे हो गए जो उसको समझ, जिन्होंने ढंग से पढ़ा वो तो निकाल देगा आंसर, बाकी बंदे गोल हो जाएंगे। क्वेश्चन के जो आंसर थे चारों ऑप्शन में नारायण तो था ही, बट जो आर के जो वर्ड है इसको चेंज कर दिया गया था, कहीं के आर कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया गया था। तो क्या, तभी मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ते हो तो इतने अच्छे से पढ़िए, उसको अपने मुंह पे इतना रट लीजिए बोल बोल कर कि आपके मुंह पे बैठ जाए। जैसे क्वेश्चन है फटाक से उसका आंसर आपके मुंह से अपने आप निकले। वहाँ पे बच्चों ने तैयारी तो करी होगी, अब जिसने डीपली की होगी, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, वो तो फटाक से आंसर कर देगा। बाकी बच्चे क्या होंगे, उसी क्वेश्चन के ऊपर ना 5 मिनट वेस्ट कर देंगे। और 5 मिनट एग्जाम के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, जिसने एग्जाम दिए होंगे, उसको पता होगा कि 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाना ना, जिस क्वेश्चन की वर्थ आपकी आधे मिनट की है, उससे 5 मिनट लगाना, क्योंकि कंफ्यूजन हो चुकी है उस क्वेश्चन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर देता है एग्जाम के अंदर। फिर क्या होता है कि जो बाकी क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं इस चक्कर में। इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि कुछ भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से गो थ्रू करना। ये सीरीज भी अगर आप 2000 क्वेश्चन की सीरीज करोगे तो मैं आपको अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि एक बार मत कंप्लीट मत करना कि एक बार आपने कर ली और खत्म होगी बात। एटलीस्ट इस सीरीज को 2 बार पढ़ना। आप 2 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। फिर आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 सेकेंड आप उसको टिक कर पाएंगे विद कॉन्फिडेंस। ठीक है,
तो अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी कॉम। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी कॉम है, ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। क्या है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो क्या नाम है इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का? शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि। तो इंदिरा गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो है शक्ति घाट, शक्ति स्थल, और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है राजघाट, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनकी जो समाधि स्थल है इसका नाम है चैत्रा भूमि। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो किसी भी नंबर से देख रहे हैं, आप 13 पे हो, 14 पे हो, 7 पे हो, 8 पे हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप दोबारा से फर्स्ट पे जाइए और फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, और एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट। देखिए ये इस अप टू यू, बताना मैं आपको सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है टोटली, राइट। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस सीरीज़ को डे 1 से कीजिए। दूसरा, इस सीरीज़ को एटलीस्ट पूरी सीरीज़ को 2 बार कीजिए, बस इनफ। आज पूरी सीरीज को 2 बार कीजिए, और जब एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ही आज इस पूरी सीरीज को गो थ्रू कर लीजिए। आपको डैम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।